नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौर्य टीवी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान है लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहा है और क्या इंडिया पाकिस्तान को इस क्राइसिस से बचा सकता है और क्यों इंडिया को पाकिस्तान को हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों इस क्राइसिस में गया और कैसे पाकिस्तान रिकवरी कर सकता है इस क्राइसिस से इंडिया के साथ। नाउ सबसे पहले बात समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का हिस्ट्री। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान ऐसे आज़ाद नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था, लेकिन इंडिया आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर बात करें तो पाकिस्तान 1980 तक क्या हुआ कि लगातार राइज किया, लगातार इकोनॉमी के मामले में बढ़ता गया। उस समय तक इंडिया उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था जितना पाकिस्तान ग्रो ग्रो कर पाया था। लेकिन इसके पीछे क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा धीरे धीरे जो अपनी इकोनॉमी ग्रोथ है उसको नहीं ले जा पाया। लेकिन इंडिया ने एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी लेकर एक लॉन्ग टर्म में बड़ा प्लेयर बन के दिखाया इकोनॉमी के मामले में। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए इस क्राइसिस है, सबसे पहले तीन रीजन अभी है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो अलार्मिंग फाइनेंशियल क्राइसिस है वो फेस कर रहा है अभी के टाइम, और पाकिस्तान में इस समय क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुके हैं और लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी जारी है। तो पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही है इस क्राइसिस से। और जो खाने के सामान है उसका भी जो कीमत है वो लगातार आसमान छू रहा है। आपने सुना होगा कि आटा जो 200 रुपये की केजी है, तेल है 700 से 800 रुपये केजी मिल रहा है, गैस 10 से 15 हज़ार के बीच में मिल रहा है। तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा क्राइसिस अभी फेस करना पड़ रहा है। दूसरा कारण मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी गिर रहा है, जबकि जो पाकिस्तान का जो डेट है वो लगातार राइज कर रहा है। और थर्ड कारण मुझे लगता है कि जो कंट्री है अभी के टाइम में जो टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स से जूझ रही है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ी जो बेल आउट पैकेज है आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वो मिलेगा तब जाकर पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। काफ़ी अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म में तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए पाकिस्तान का इकोनॉमी सर्वाइव कर सकता है। वैसे पाकिस्तान को अगर आईएमएफ लोन दे भी देता है तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान 2-3 सालों तक ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा इस इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जो मोनोपोली है, जो इंडिया की मोनोपोली अभी बढ़ रही है दुनिया में, तो पाकिस्तान इस तरह से नहीं सोच रहा है कि इंडिया के साथ ग्रो करे। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि इंडिया ग्रो आखिर कैसे कर रहा है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जो हमारे कंट्रीज़ हैं, जो इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस देश में, तो कहीं ना कहीं उसको सोचना होगा कि जी इस इकोनॉमिक क्राइसिस से अगर लोन लेके पार नहीं किया जा सकता। अगर बात करें क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की कगार पर है, क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है श्रीलंका की तरह? देखिए बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो बहुत कम 2-3 मिलियन के आसपास है और लगातार बढ़ते घटते रहता है। जो पाकिस्तान है वो 2-3 मिलियन कोई बड़ा अमाउंट है नहीं उस कंट्री के लिए, क्योंकि 25-30 करोड़ आपकी आबादी है। तो उसने के लिए आपके पास 20 से 25 मिलियन कम से कम आपके पास फॉरेक्स रिसर्च रहने चाहिए। अब ओनली एन इमीडिएट एंड लार्ज बेल आउट कैन से पाकिस्तान फ्रॉम डिफॉल्ट। पाकिस्तान को ना डिफॉल्ट से बचने के लिए एक बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज का जरूरत है जो आईएमएफ से मिलना चाहिए। अब इस बीच में ना पाकिस्तान में क्या होता है, कम से कम 10 से 15 बिलियन जो है वो अभी स्टेबल होने के लिए उसको चाहिए। हाल ही के समय में जो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, जैसे हम लोग के यहाँ एक शक्तिकांत दास जी हैं, वैसे ही पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने कहा है कि जो पाकिस्तान को अभी के टाइम में है, अभी के टाइम में क्या है पाकिस्तान को, तो 3 बिलियन जो है केवल वो तो एक्सटर्नल डेट में चाहिए। अभी 3 बिलियन उसको देना है, पे करना है। उसके बाद 5 बिलियन अभी चाहिए करेंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी दिनों तक चल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए कोई बड़ा कदम उठा नहीं रहा है। पाकिस्तान दूसरे कंट्री के पास जा रहा है और लोन अप्रूव करने के लिए कह रहा है। तो दूसरे भी कंट्री जो देख रहे हैं कि हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसलिए पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पाकिस्तान चाइना से साथ ही साथ जो पावर परचेज कर रहा है वो भी है। जैसे कि भारत है ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि भारत जो भूटान से, नेपाल से ये बिजली खरीदता है, बेचता है, पावर परचेज, उसी तरह पाकिस्तान ने बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर जो पावर परचेज है वो चाइना से किया है, और इसमें कम से कम 9 से 10 बिलियन रुपीज जो चाइना को देना है। अब चाइना का ना आपको समझना होगा चाइना का गेम इसमें क्या है। पाकिस्तान बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है
और इस सबके पीछे ना चाइना का बहुत बड़ा कारण है। पाकिस्तान का तो गवर्नमेंट जो है वो है ही, क्योंकि पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाती है। अगर किसी कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाती है तो इस तरह के जो क्राइसिस है वो होगा ही होगा। हाल ही में आपने सुना था श्रीलंका में क्या हुआ था। श्रीलंका में बहुत बड़ा जो क्राइसिस है वो चालू हो गया था। श्रीलंका की इकॉनमी सर्वाइव नहीं कर पाई थी। अब पाकिस्तान में डिफॉल्ट होने की कगार पर आ रहा है और धीरे धीरे लग रहा है कि पाकिस्तान महीना 2 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आईएमएफ ने अगर एक पैकेज जो है बेल आउट पैकेज अगर लागू नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान 2 से 2.5 से 3 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने ही वो सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो पोर्ट है वहाँ पर जो विदेशी सामान आके जो स्टॉक में रुका है उसको लेकर के पाकिस्तान की सरकार काफ़ी ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रही है अपने आप को। जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो कुछ बता नहीं रही है, जिसके कारण जो फॉरेन प्लेयर हैं वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेंगे। अब चाइना ना पाकिस्तान का क्या है कि चाइना पाकिस्तान का ना जो रुपीस का है, जो उसका पैसा है, वो डेट का जो इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा लेता है। अब इसके बारे में रिवील तो करता नहीं है चाइना की कितना परसेंट इंटरेस्ट है। पाकिस्तान की सरकार भी उतनी ज़्यादा खुल के बात करती नहीं है। अब सामने ये बात आ रहा है कि लगभग 30 बिलियन के आसपास चाइना के जो 30 बिलियन है वो पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है। मतलब पाकिस्तान का जो 30 बिलियन है वो उधार लिया है चाइना से, तो इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पे करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और पाकिस्तानी रुपी आपने देखा होगा कि लगातार डेप्रिशिएट कर रही है। कोई कोई वीक में तो 10 से 15%, 20% तक डेप्रिशिएट किया है जो पाकिस्तान का रुपया। तो कहीं ना कहीं जो करेंसी पर, तो पाकिस्तान की सरकार ने कुछ समय तक करेंसी पर बैन लगा दिया था ट्रेडिंग पर कुछ टाइम के लिए। लेकिन आईएमएफ ने कहा कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको करेंसी पर से बैन हटाना पड़ेगा ट्रेडिंग। तो पाकिस्तान ने हटाया और एक ड्रास्टिकली चेंज एक ही दिन में देखा गया। तो पाकिस्तान के लिए सभी तरह से सभी जगहों से लगातार क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अभी ना केवल पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान को बचाने का एक ही उपाय है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ है एक बड़े बेल आउट पैकेज जो है लॉन्च करे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईएमएफ इसमें इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है। वैसे जो दुनिया के सबसे अमीर फैमिली है उससे उनकी कंपनी से बात चल रही है पाकिस्तान की, लेकिन क्या वे लोग इंटरेस्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ना दोस्तों, मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान है अल्टीमेटली जो दुनिया में जूस रहते हैं, जूस जैसे जानते हैं ना आप लोग कि इसराइल में जूस लोग रहते हैं, तो उनका विरोध करती है। और जो दुनिया में सबसे अमीर फैमिली है ना वो जूस ही हैं, और उनसे फाइनली हेल्प मांगने गया पाकिस्तान। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि पाकिस्तान जहाँ तो अपने बीजे पे लिखता है कि जो दुनिया में इसराइल के अलावा अगर आपको कहीं जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन इसराइल में आप नहीं जा सकते हैं। और फिर उसी जूस फैमिली से जाता है हेल्प मांगने। काफ़ी इसमें जो देखने को मिलता है, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग होता है इस तरह के डिमांड को लेकर के जाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन क्या कीजिएगा, पाकिस्तान का ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अब क्या इंडिया इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है? वाई ऑफ फॉलिंग पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग इंडिया। देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर पाकिस्तान बुरी तरह से फॉल करता है ना तो इंडिया को भी बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्यूजी क्राइसिस का। क्योंकि रिफ्यूजी जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा आने लगेंगे पाकिस्तान से। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में चाइना तो आने नहीं देगा पाकिस्तानियों को, इंडिया ही एक ऐसा देश है, और अफगानिस्तान में जा सकते हैं। तो अफगानिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो जो वहाँ नहीं जा सकते हैं केवल और केवल इंडिया में ये लोग भाग कर आएंगे। अगर रिफ्यूजी इंडिया में आएंगे तो इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उस पर अल्टीमेटली प्रेशर बनेगा इसको हैंडल करने के लिए, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा कि इंडिया ने पाकिस्तान को अल्टीमेटली 90 डेज का समय दिया है, नोटिस भेजा है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी पर। आपको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें थर्ड पार्टी था वर्ल्ड बैंक। तो ये तीनों मिल करके इस ट्रीटी को जो पूरा किए थे। लेकिन अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस 90 दिनों का भेजा है, 90 दिनों के पीरियड का, कि आप 90 दिनों के अंदर अल्टीमेट जवाब दीजिए। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर से बहुत सारी नदियां जो है वो पाकिस्तान में जाती है, और ये पानी जो होता है पाकिस्तान में पीने के लिए, साथ ही साथ जो क्रॉप्स ग्रो होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा भाग है वो इंडिया के जो नदी है जम्मू कश्मीर पर वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब इसको नोटिस भेजा है पाकिस्तान को, 90 दिन का अल्टीमेट टाइम आपको दिया गया है, सॉल्व कीजिए वरना हम इस पानी को बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान के लिए वाटर क्राइसिस भी चालू होने वाला है दोस्तों। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा ना चैलेंज अभी के टाइम में
जो है टेरर चैलेंज, मतलब टेररिस्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा टीटीपी की तरफ से हो रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में अभी के टाइम में क्या कर रहा है कि टेररिस्ट अटैक बढ़ा रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए हुआ है। अब मुझे ना एक कोट याद आता है कि 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि यू कांट कीप स्नेक्स एंड एक्सेप्ट देम ओनली टू बाइट योर नेबर्स, मतलब आप अपने जो आंगन है वहां सांप पाले और आपको लगे कि केवल वो पड़ोसी को काटे, तो आपको कहीं ना एक दिन वो डसेगा जरूर। और ये बात पाकिस्तान के लिए सही हुआ है। पाकिस्तान जो दुनिया में जो टेररिस्ट अटैक है उसका जिम्मेदार रहता है, और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसको ट्रेनिंग देता है प्रॉपर सैनिक की तरह। तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा भी आ गया है जब पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पे जो है टेररिस्ट अटैक हो रहा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस कोर्ट का एकदम सही जवाब मिल रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा पाकिस्तान और ईरान के बीच में आपको पता होगा कि एक गैस पाइपलाइन है, और गैस पाइपलाइन में पाकिस्तान ने यह वादा किया था ईरान से कि आप और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और ईरान मिलकर के गैस पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, और उस गैस पाइपलाइन के द्वारा हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। अब क्या किया है कि ईरान ने अपने तरफ का तो गैस लाइन पूरा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने किया नहीं है पूरा। तो ईरान जो है, ईरान बोला है कि मुझे 18 बिलियन डॉलर लगे हैं इस पूरा करने में प्रोजेक्ट को, जबकि पाकिस्तान इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं है। तो पाकिस्तान पर जो ये ईरान है वो 18 बिलियन डॉलर का पेनाल्टी लगा दिया है। अब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे ही है, ईरान के साथ वैसे ही उसका जो अभी चल नहीं रहा है अच्छा तरीके से, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं चल रहा है, चाइना भी मुंह मोड़ लिया है, इंडिया से तो फिर बात ही मत कीजिए कि, क्योंकि इंडिया से तो राइवलरी है, गजब का राइवलरी है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इस पाइपलाइन को जो 18 बिलियन डॉलर का है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रिलेशन ईरान के साथ खराब करने वाला है। अब डेब्ट टू जो डेट होता है, तो डेट टू अगर जीडीपी का रेशियो देखो पाकिस्तान का, तो 70%, 70% है कि उसके जीडीपी का डेट जो है, डेट मतलब उसके जीडीपी जितना उसका 70% है। बहुत बड़ा ये है, डिफॉल्ट होने का बहुत बड़ा कारण है किसी भी कंट्री का। अगर इस एक्सटर्नल डेट की बात करें, 2020 में पाकिस्तान पर 115 बिलियन का था, और फॉरेक्स रिजर्व अभी के टाइम में 3.1 बिलियन का डॉलर बचा हुआ है। 2021 में 20 के एक साल बाद पाकिस्तान पर 130 बिलियन डॉलर का कर्ज हो जाता है एक्सटर्नल डेट। समझिए कि इतना पाकिस्तान में जो लगातार लोन है वो राइज कर रहा है, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा, जो गवर्नमेंट है वो राइज कर रहा है लोनों को। मोर देन 30% डेट है जो चाइना का है, मतलब पाकिस्तान का जो जितना भी कर्जा है वो सब उसमें 30% जो कर्जा है वो केवल और केवल चाइना का है। तो चाइना का एक बहुत बड़ा अमाउंट है यहाँ पर। अगर इसी बात में इंडिया की एक्सटर्नल डेट की बात करें, तो 2022 के डेटा के अनुसार बता रहे हैं सितंबर क्वार्टर में कि 610 बिलियन जो था टोटल एक्सटर्नल डेट था, और इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 19.1, मतलब 19% है। ये मतलब एक अच्छा माना जाता है कि इस रेशियो में काफी अच्छा आपका है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व इंडिया की 570, 580, 600 बिलियन डॉलर के आसपास जो ये रिजर्व है, ये आता जाता घटता बढ़ता रहता है। अब जयशंकर साहब ने कहा है कि इंडिया मस्ट इग्नोर पाकिस्तान एंटिक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इतने बड़े क्राइसिस को इंडिया को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमारे लिए भी चैलेंज बन के आएगा अगर पाकिस्तान में बड़े लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। तो 1980 तक पाकिस्तान काफी ज्यादा ग्रो किया, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान बिखर चुका है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ दुनिया देख रही है, और इंडिया की जो पावर है, सुप्रीमेसी है, जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो दुनिया उसका हिस्सा बन रही है। चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, चाइना भी सोच रहा है कि इसमें कूदे, लेकिन भारत अल्टीमेटली चाइना को साइड हर जगह से कर रहा है। उसके बाद फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश भारत का खुलकर समर्थन कर चुके हैं और वर्ल्ड पावर बता चुके हैं, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड का टेररिस्ट ग्रुप जो ऑर्गेनाइजर है उस कंट्री का। जैसे हमारे यहाँ होता है ना दोस्तों कि हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है ना टूरिज्म है, लेकिन पाकिस्तान ये क्या कहता है कि हमारे यहाँ टेररिज्म है। जो पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हम लोग बढ़ावा देते हैं टूरिज्म को। तो टेररिज्म और टूरिज्म, पाकिस्तान के लिए टेररिज्म और इंडिया के लिए टूरिज्म बेस्ट लगता है मुझे। तो कैसी लगी ये वीडियो पर को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।